नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आने वाली 10 मार्च को एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में आधी आबादी के अकाउंट में 700 करोड़ रुपए जाने वाले हैं मातारी वंदन की योजना के माध्यम से, लोकसभा चुनाव में आधी आबादी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा माहौल खड़ा करने जा रही है। इस बीच कांग्रेस से खबर आई है कि 4 लोकसभा सीटों के लिए पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 3 अन्य नामों को फाइनल कर दिया गया है। नामों की पूरी लिस्ट तो वैसे हमारे पास आ चुकी कि अलग अलग 11 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने किन रणबांकुरों को मैदान में उतारने की मशक्कत की है। पैनल में कुछ नाम गए थे, लेकिन हिचक कर ही सही कुछ पुराने मंत्री, कुछ पुराने चेहरे मैदान में उतार दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी होंगे और जैसा कि 2 दिन पहले ही हमने बताया था कि दुर्ग से राजेंद्र साहू ने तैयारी कर दी और आखिरकार राजेंद्र साहू का नाम भी फाइनल होने की जानकारी आई है। तामध्वज साहू जो पुराने मंत्री रहे, वो यहाँ से सांसद रह चुके थे, उनके भी नाम की चर्चा थी। जब तक अधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती उससे पहले जो नाम सामने आए, जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और कोरबा से पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत का नाम फाइनल हो गया है। कांग्रेस के पास एक और सीट लोकसभा से है, बस्तर के दीपक बैज, इनका नाम फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है। मैंने जो 4 नाम बताया कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दुर्ग से राजेंद्र साहू, जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और कोरबा से ज्योत्सना महंत, इनके अलावा बाकी नामों पर चिंतन मनन चल रहा है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आक्रामक और विस्फोटक है। कांग्रेस की पुरानी नीतियों के विरुद्ध जहां जमकर प्रहार किया जा रहा है, घपले घोटालों की बातें प्रामाणिक रूप से सामने आई जा रही है, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रहा है, जिस तरह की जांच हो रही है, और तो और जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भगवान श्री राम की एंट्री हो चुकी थी, उससे कहीं आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी को अयोध्या में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का माहौल तैयार कराया, वैसा ही माहौल कुछ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, जहां से धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक स्टेटमेंट बता रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक बिसात किस तरह से बिछने वाली है। उन्होंने बताया कि चंदखुरी में जो भगवान श्री राम की एक बड़ी प्रतिमा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, उसमें किस तरह के दोष हैं। बृजमोहन अग्रवाल की उन बातों को समझने से पहले कांग्रेस के 11 लोकसभा सीटों में पैनल में जो नाम गए थे और जो नाम फाइनल हुए हैं उन पर यदि हम गौर करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, राजनांदगांव से भूपेश बघेल और छन्नी साहू का नाम था। दुर्ग से राजेंद्र साहू लगभग फाइनल हो चुके हैं। महासमुंद से धनेन्द्र साहू, ये एक बड़ा नाम सामने आया है। जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत, बस्तर से हरीश लखमा के बाद दीपक बैज का नाम है और लखेश्वर बघेल। इसके अलावा रायपुर से विकास उपाध्याय और सीएम भूपेश बघेल का भी नाम उसमें गया था। बिलासपुर से विष्णु यादव, एक यादव समाज के कैंडिडेट को उतारना है, इसलिए विष्णु यादव और साथ में देवेंद्र यादव पैनल के हिसाब से। कांकेर से बीरेश ठाकुर, जो मामूली अंतर से पिछले बार हारे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 7,000 वोटों से। इनके अलावा नरेश ठाकुर का भी नाम कांकेर से, सरगुजा से शशि सिंह और रायगढ़ से लालजीत सिंह और चक्रधर सिदार। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें खास तौर से जाति का समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। 6 राज्यों से कुछ प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के बाद नंबर 2 की पोजीशन में बताए जाते हैं, जो राजनीतिक पावर और अधिकार उन्हें दिया गया है, उन्होंने मीडिया से कुछ चर्चा की और बताया कि फिलहाल नामों की घोषणा अधिकारी रूप से हम करेंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, दिल्ली के अलावा लक्षद्वीप से कुछ नाम फाइनल किए गए हैं। We had the first Central Election Committee regarding the Parliament candidates. We finalized seat from Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh, Delhi and Lakshadweep. जिस वक्त पूरा देश राममय हो चुका था, प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगा था, 22 जनवरी से कहीं पहले 14 जनवरी को ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे। माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और बीच में छुट्टी मनाने लंदन चले गए और लंदन से आने के बाद जो बैठक हुई और उस बैठक के बाद अब अगली बैठक 11 मार्च को भी होने वाली है। इससे पहले जो कुछ भी तय हुआ है उस पर यदि हम गौर करें तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, खासकर जब हम छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। राजनांदगांव से पुराने सीएम भूपेश बघेल को उतार कर यहाँ से ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई है।
भाजपा ने यहां से अपने पुराने सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा है। बेहद साफ सुथरी छवि के संतोष पांडे संघ की पृष्ठभूमि से जाने जाते हैं, संगठन का पर्याय माने जाते हैं, संगठन के विभिन्न कार्यों में उन्हें लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन लाइन के संतोष पांडे कई मौके पर संकट मोचक माने गए हैं। बस्तर का प्रभारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया था। बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर इन्होंने विजय दिलवाई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वहां एक भी सीट नहीं थी। ऐसे हालात में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 में से 2 ही पुराने सांसदों को मैदान में उतारा है तो उनमें संतोष पांडे एक हैं। इसके अलावा विजय बघेल जो पड़ोस वाले लोकसभा से उतारे गए हैं मैदान में, पुराने सांसद रहे हैं, सर्वाधिक वोटों से जीत करके आए थे। रिश्ते में पुराने सीएम भूपेश बघेल के भतीजे भी लगते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, ये भी एक बड़ा चेहरा है। इन्हें ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस कुर्मी प्रत्याशी के विरुद्ध कांग्रेस ने साहू समाज का राजेंद्र साहू मैदान में उतारा है। राजेंद्र साहू इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। वो मामूली अंतर से महापौर का चुनाव जीतते जीतते रह गए। तब उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच यानी ताराचंद साहू की पार्टी से चुनाव लड़ा था। वो उस समय सफल नहीं हो पाए थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और इस वक्त भूपेश बघेल के सबसे करीबी यानी किचन कैबिनेट के व्यक्ति बताए जाते हैं। पिछले दिनों भिलाई में साहू समाज की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मांग उठी कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह 2 साहू प्रत्याशी मैदान में उतारे। फिलहाल भाजपा ने बिलासपुर से तोषण साहू जो पूर्व विधायक है उन्हें मैदान में उतारा है। यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस अब तैयारी कर रही है कि कम से कम 2 साहू प्रत्याशी 11 में से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे। एक नाम तो राजेंद्र साहू का आ गया। इसके अलावा महासमुंद जहां से भारतीय जनता पार्टी के पुराने साहू प्रत्याशी चुनकर आते रहे, 2019 के चुनाव में चुन्नीलाल साहू वहां से चुन के आते रहे, तो यही कारण था कि इस बार चंदूलाल साहू जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सांसद है, 2009 और 2014 के चुनाव में सफल हुए थे लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं दी गई। इस बार भाजपा ने रूप कुमारी चौधरी को, पुरानी जो विधायक है, उन्हें मैदान में उतारा है। शायद यही कारण होगा कि कांग्रेस ने धनेन्द्र साहू को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। पुराने मंत्री रहे हैं, 5 साल के कांग्रेस शासन में वो सिर्फ विधायक ही बनकर रह गए, उन्हें कोई मंत्री जैसा बड़ा ओहदा नहीं दिया गया था। इस बार कांग्रेस की ओर से उन्हें सांसद की टिकट देने का मन बनाया जा चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में रहा है, कभी भी कांग्रेस यहाँ 2 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई है। वो भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2004, 2009 और 2014 के तीनों लोकसभा चुनाव जब से छत्तीसगढ़ बना है, कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा को 10 सीटें मिलती रही, कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती रही। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के लिए 370 का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 पार का जो नारा दिया है उसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के लक्ष्य रखा गया है 11 में से 11 यानी क्लीन स्वीप। इसकी बड़ी तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारना चाहती है। पुराने मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर मैदान में उतारा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है, चुनाव नहीं लड़ने की मानसिकता वाले ऐसे लोग भी पार्टी आला कमान के दबाव में मैदान में उतारे जा रहे हैं। ऐसा एक नाम है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो जांजगीर चांपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनका सीधा मुकाबला होगा कमलेश जांगड़े से जो सीधे सरपंच से सांसद बनने जा रही हैं। 10 साल 2005 से लेकर 2015 तक ये सरपंच रही है। मौजूदा समय में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। कमलेश जांगड़े के विरुद्ध पुराने मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जिनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप है, पिछले दिनों चर्चा में थे कि जब अपना बंगला खाली कर रहे थे तो वहां से तमाम सामान और यहाँ तक गमले तक ले गए, एसी तक उखाड़ के ले गए। इनके सोशल मीडिया में कई मीम बने, कई ऐसे मजाकिया पात्रों के साथ उन्हें जोड़ा गया। इन्हें कांग्रेस जांजगीर चांपा से प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है। जांजगीर चांपा से कांग्रेस के पक्ष में एक बात है कि इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती है और 8 में कांग्रेस का कब्जा है। मौजूदा समय में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है, इसलिए हो सकता है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया खुशफहमी में होंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब मोदी प्रचार में उतरते हैं और मोदी ब्रांड चलता है तब बात कुछ और हो जाती है। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर दिसंबर में बहुत भारी पराजय 2018 में हासिल की थी। उसके चंद महीनों बाद अप्रैल में ही प्रथम चरण में ही छत्तीसगढ़ की लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटें मिली। यहाँ रोचक तथ्य यह भी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जहाँ कांग्रेस को 90 में से 68 सीटें मिली थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ 68 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई। 68 विधानसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे थी, यानी 68 का मामला कांग्रेस के साथ विधानसभा में था। यही 68 वाला मामला
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। यानी हालात एकदम बदल से जाते हैं और कई बड़े मुद्दे सामने आने वाले हैं। एक तो महतारी वंदन जो 10 मार्च को जारी होने वाली पहली किस्त होगी, उसके अलावा 12 मार्च को किसानों को अंतर की राशि 13,000 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की ओर से दी जाएगी। जब इस तरह से फील गुड वाला माहौल होगा, उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग जाएगी, तब इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की फिजा किस तरह से भाजपा के पक्ष में आ सकती है। ये दो बड़ी योजनाएं और ऐसी योजनाएं जिसका सीधा नकदी में लाभ होगा, यानी हर हाल में 11 की 11 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ और बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में कहा था कि मुझे चोर करके संबोधित किया था, मेरी जाति को गाली दी जा रही है। मोदी सरने वालों को जब चोर बताया जा रहा है तो उन्होंने सीधे जनता से सवाल किया था और प्रश्न पूछा था कि ऐसा कहना कहां तक जायज है, और साथ में उन्होंने यह भी जोड़ दिया था कि छत्तीसगढ़ के जो साहू हैं यदि गुजरात में रहते तो वो मोदी कहलाते। ऐसे में पूरे समाज को गाली देना कहां तक जायज है। लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की उन बातों को स्थानीय जनता ने हाथों हाथ लिया, खासकर साहू समाज जो 2018 के चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा से अलग दिख रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में साहू समाज ने जमकर भाजपा के पक्ष में वोटिंग की, जैसा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी साहू समाज भाजपा के साथ खड़ा नजर आया और भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के रूप में बनाया। इसी तरह से जाति का समीकरण साधने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से कम नहीं की जाती। वैसे ही बदले हुए हालात में कांग्रेस भी जाति का समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन ये समझने वाली बात यह होगी कि जाति का समीकरण का असर लोकसभा चुनाव में कितना होता है। छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता इसे गहराई से समझ भी रही है, देख भी रही है। पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर यह आ चुका है कि ज्यादातर युवा आबादी है, जिनमें करीब 70% से ज्यादा 35 साल से कम है। अब युवा कुछ अलग नजरिए से सोचते हैं, जिसका सीधा असर 22 जनवरी को देखने को मिला था, जब छत्तीसगढ़ की जनता सड़कों पर उतरी थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का माहौल तैयार हुआ, एक बहुत बड़ा वो संकेत था। लोग स्वस्फूर्त सामने आ रहे थे, न केवल हिंदूवादी संगठन बल्कि आम जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा के साथ थी जहां सनातन का झंडा बुलंद किया जाता है। शायद यही कारण रहा होगा कि धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चंदखुरी में भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर जो गहरी बातें पिछले दिनों कही थी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए आने वाले समय पर हम चंदखुरी का पूरा मास्टर प्लान बनाकर इसको डेवलप करेंगे। जो यहाँ पर प्रभु रामलला की विकृत मूर्ति लग गई है, उसमें भी सुधार करवाएंगे। साथ में प्रभु रामलला के मंदिर की प्रतिकृति मुक्तांगन में हम स्थापित करेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की बाकी लोकसभा सीटों की। इनमें से एक सीट है सरगुजा की, जहां से शशि सिंह का नाम कांग्रेस की ओर से चल रहा है। आधिकारिक घोषणा से पहले पैनल में इनका नाम सबसे मजबूती से रखा गया है। जिला पंचायत की सदस्य हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, पुराने मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी है, काफी सक्रिय है। लेकिन इनके माइनस में एक बात यह जाती है कि सरगुजा, जहां से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, किसी संभाग में नहीं है, लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में से 8 में 8 भाजपा का कब्जा। जैसे जांजगीर में कांग्रेस का 8 में 8 में कब्जा है, वैसे ही सरगुजा में भाजपा का 8 सीटों में कब्जा है। ऐसे माहौल में शशि सिंह को उतारा गया, ये कठिन सीट मानी जा रही है। सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने विधायक चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा है। इनका अच्छा खासा प्रभाव है सरगुजा में। ऐसे में यहां मुकाबला बेहद रोचक होगा। जांजगीर में जहां कांग्रेस प्रत्याशी का मुकाबला भाजपा की महिला प्रत्याशी से होने जा रहा है, वहीं सरगुजा में संभावना ऐसी बन रही है कि भाजपा के पुरुष प्रत्याशी से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी का मुकाबला होगा। अब बात कोरबा लोकसभा क्षेत्र की, जहां से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सिटिंग एमपी है। कांग्रेस से इनकी टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है। पिछला चुनाव कांटे के मुकाबले में करीब 26,000 वोटों से जीती थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक चर्चित चेहरा सरोज पांडे को उतारा है। यहाँ महिला वर्सेस महिला वाली बात है। सरोज पांडे ने तो अपनी कैंपेनिंग शुरू भी कर दी है, लेकिन ज्योत्सना महंत के पक्ष में एक बात यह है कि उनके पति और कांग्रेस के कद्दावर नेता, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष, और उनके ससुर यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ज्योत्सना महंत के पक्ष में यह भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे को बाहरी बताकर कुछ लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये खबर शुरू में ट्रेंड कर रही थी, फिलहाल इन्हें थामने की कोशिश की गई है। एक अलग रणनीति के साथ भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है और वैसी ही अलग रणनीति से उनका चुनाव कैंपेनिंग भी चल रही है, जिस पर हमारी बारीक निगाह बनी हुई है। आने वाले दिनों में खासकर कोरबा को लेकर हम कुछ नए खुलासे और कुछ नई जानकारियां देने वाले हैं। अब इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट रायपुर, यहां से बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कांग्रेस की सारी रणनीति को फेल कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने एक युवा चेहरा विकास उपाध्याय के रूप में सामने प्रस्तुत किया है। फिलहाल नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जो संभावनाएं प्रकट की जा रही है और लगभग इसके आसपास ही होने वाला है। ऐसे में यदि विकास उपाध्याय मैदान में उतरते हैं तो जाहिर तौर पर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। पहले ऐसे माना जा रहा था कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी यहां से कोई ऐसा प्रत्याशी उतारती जिससे जातिगत समीकरण को साधा जा सके, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का जैसा कद है, लगातार 8 बार से जीते आ रहे हैं, जितने वो लोकप्रिय है, जिस तरह की उसकी रणनीति है, जिस तरह से उन्हें पब्लिक अच्छी तरह जानती है, उनकी कार्यशैली को जानती है, जिस तरह की दबंग छवि है, जिस तरह के कद्दावर मंत्री हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विकास उपाध्याय जो 5 साल विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के मंत्री, राजेश मूणत को उन्होंने 2018 के चुनाव में हराया था, पब्लिक से सीधा कनेक्ट रहे, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र तक वो सीमित रहे। लोकसभा चुनाव का मामला कुछ और होता है। यहां मुकाबला कैसे होगा, कैसी रणनीति होगी, कांग्रेस अपनी ओर से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है, इसलिए एक जाना पहचाना चेहरा विकास उपाध्याय को उतारा। इससे पहले प्रमोद दुबे को भी मैदान में उतारा गया था। प्रमोद दुबे 2019 का चुनाव लगभग 2.5 लाख वोटों से सुनील कुमार सोनी से हारे थे। अब इसके बाद विकास उपाध्याय की बारी है कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद बिलासपुर लोकसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक तोषण साहू को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने विष्णु यादव की ओर मन बनाया है। इनके अलावा कांग्रेस के पैनल में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का नाम भी आगे बढ़ाया गया है। यहां गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में यदि ओबीसी की बात करें तो 3 जाति समूह ज्यादा संख्या में है। सबसे पहले नंबर आता साहू समाज का, उसके बाद कुर्मी, इसके बाद यादव समाज की बहुलता है। आगे हम रायगढ़ और कांकेर जैसी लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा करें। इससे पहले यहां समझना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में एकदम अलग होने वाला है। कांग्रेस के कुछ पुराने बयान सोशल मीडिया में ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। यह समझना होगा कि कांग्रेस की विचारधारा किस तरह से सनातन विरोधी है, यह समझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके एक बयान की मौजूदा दौर में चर्चा हो रही है। ये बयान काफी वायरल करवाए जा रहे हैं, लोग इन्हें समझ भी रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा था। मौजूदा समय में लोग प्रश्न तो पूछेंगे ही। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब बात रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने राधे श्याम राठिया को मैदान में उतारा है। अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है, लगातार दूसरी और तीसरी पीढ़ी की चिंता कर रही है, इससे शायद सबक लेते हुए कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही करने का मन बनाया है। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर जो नाम को आगे बढ़ाया, उसमें नाम लालजीत सिंह और चक्रधर सिदार, ये 2 नाम आगे बढ़ाए गए हैं। टिकट इनका फाइनल नहीं हुआ, आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यहाँ हम जो बातें बता रहे हैं वो हमारे पुष्ट सूत्र बता रहे हैं। जो 4 नाम हमने शुरू में बताए, उसके अलावा 7 नामों पर अभी गहन चिंतन मनन चल रहा है। अब इसके बाद कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर से भारतीय जनता पार्टी ने जहां भोजराज नाग को मैदान में उतारा, एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा है। इनके मुकाबले पुराने प्रत्याशी कांग्रेस के जो महज लगभग 7,000 वोटों के आसपास हार गए थे, बीरेश ठाकुर, और एक और नाम है नरेश ठाकुर, इनका नाम पैनल में भेजा गया है। भोजराज नाग के मुकाबले ये किस तरह का टक्कर दे पाते, किस तरह का चुनाव परिणाम होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन चुनावी रणनीति से पहले पार्टी की नीति को समझ लेना चाहिए, विचारधारा को समझ लेना चाहिए कि आखिर कौन सी विचारधारा क्या संदेश देना चाहती है, किस तरह से अवसर की राजनीति होती है, किस तरह से लोगों को वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। राजनीतिक पार्टियों का अपना दृष्टिकोण है और कुछ जगह खुली किताब भी है कि कौन इस वक्त धर्म और समाज के साथ है। पहले खासकर धर्म पर खुल के बातें नहीं होती, अब हिंदू राष्ट्र की बात को भी खुलकर कहा जाता है। चुनाव में ऐसे ही बेहद संवेदनशील मुद्दे भी सामने आने वाले हैं। राजपूत आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।